सो गाइज एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में नोटिफिकेशन अपनी दे दी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप मत करिए अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है ग्रेजुएट लोगों के लिए। ग्रेजुएशन लेवल अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं भी है, होने वाली है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, है ना, तो भी आपको ये वीडियो ध्यान से देखना और सुनना चाहिए ताकि आपको आने वाले टाइम में इसकी प्रिपरेशन के बारे में पता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका https://ssc.nic.in। ठीक है, आप गूगल में ssc.nic.in लिखें तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, उसमें अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो उसमें नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसमें पहले रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, आपका नाम और हाई स्कूल के मार्कशीट वगैरह के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यही 4-5 बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो आप दे दें। फोटो सिग्नेचर वगैरह बाद में अपलोड होता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, सिंपल नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4-5 चीज़ें देके आप वहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का 2023 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन है विंडो खुला था वो 3 अप्रैल 2023 को खुला था और लास्ट डेट है 3 मई 2023। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगेन 3 मई को 11 बजे रात तक आप भर सकते हैं फॉर्म। ऑनलाइन फी पेमेंट आप 4 मई को भी कर सकते हैं रात को 11 बजे से पहले। ठीक है, ऑफलाइन चलान आप 4 मई को बना सकते हैं, लास्ट डेट 11 बजे तक। और जो बैंक में जाके जमा कराने का डेट है वो है 5 मई। एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई है तो 7 मई से लेकर 8 मई के बीच में आप उसको दोबारा एडिट करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बात टाइम अगर कोई गलती हो जाए। अगर हम टेंटेटिव शेड्यूल बात करें एग्जाम की तो जुलाई 2023 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ना आपसे शॉर्ट में सिलेबस की बात करेंगे। अगर आप लोगों को डिटेल सिलेबस जानना है कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, एग्जाम कैसे क्रैक करने, है ना, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि जब हम वो वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा ट्रिक्स और तरीका मिले। क्योंकि नॉर्मली जो वीडियोस में होता है वो यही होता है कि आपको ये तैयार करना है, वो तैयार करना है, 8 घंटे पढ़िए, बट एग्जैक्टली स्टेप्स कोई नहीं बताता कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम अपने वीडियोस में आपको एग्जैक्टली बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको एक बार ब्रीफ कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है ताकि आप लोग उसी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल वगैरह वो कर सको, कलेक्ट कर सको। स्टडी मटेरियल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री में कहाँ से मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल, कौन से साइट नेट से डाउनलोड करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की। सबसे पहले कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उनकी एजेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास में जो ऑप्शन है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, ये अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट होता है। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये सरकारी कंपनियों को जो ऑडिट करते हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत पावरफुल होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे घोटाला सुना होगा जो कैग ने खुलासा किया था मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में और भी बहुत सारे गवर्नमेंट में। ठीक है, तो मतलब घोटाला था नहीं था, मैं उस डिस्प्यूट में नहीं हूँ, बट ऐसा कहते थे कि कैग की रिपोर्ट के हिसाब से ये है वो है ना। तो ये गवर्नमेंट कंपनियों को ऑडिट करती है, तो बहुत ही मतलब अच्छी पोस्ट होती है कैग की। ठीक है, सिमिलरली इसी डिपार्टमेंट में आपके पास असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भी पोस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो आपकी एज है ये है 18 से 30 साल तक। पे बैंड की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 तक के पे बैंड में थे। ठीक है, पे लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं 2.2 पे लेवल 7। ठीक है, 7वें पे लेवल में जो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होते हैं। इसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं, इसमें देखिए सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस ग्रुप बी के अंडर में 20 से 30 साल इसमें एज है। अगला आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का आपने नाम सुना होगा ना, तो इसमें ग्रुप बी का पोस्ट है। ये 18 साल के अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, 18 से 30 साल के लिए है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, ग्रुप बी 20 से 30 साल के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। ठीक है, ग्रुप बी 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू में ग्रुप बी 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए।
इसके बाद आपके पास में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप बी, 18 से 30 साल एज है। असिस्टेंट बाकी डिपार्टमेंट्स में है, ग्रुप बी 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में ग्रुप सी का पोस्ट है, 18 से 30 साल का। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी, ग्रुप बी 18 से 30 साल है ना। इसी में आपका सीबीआईसी में ही इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स वाले में ही आपके पास में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर के भी पोस्ट हैं, ये ग्रुप बी के पोस्ट हैं, 18 से 30 साल इनके लिए एज है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी 18 से 30 साल। एसआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सीबीआई में, ग्रुप बी 20 से 30 साल की एज मांग रहा है। इंस्पेक्टर मांग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप बी 18 से 30 साल। इंस्पेक्टर अगेन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों में है, ग्रुप बी 18 से 30 साल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पे लेवल 6 की, 35,400 से 1,12,400 तक का इसका है। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है अदर मिनिस्ट्रीज में, ग्रुप बी 18 से 30 साल की एज मांग रहा है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ग्रुप बी 18 से 30 साल। रिसर्च असिस्टेंट मांग रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी में, ग्रुप बी 18 से 30 साल। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर्स अंडर सीएनजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें आपका ग्रुप बी मांग रहा है 18 से 30 साल। सब इंस्पेक्टर मांग रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, है ना, बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 साल एज है। सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मांग रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ग्रुप बी 18 से 30 साल। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर मांग रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप बी 18 से 32 साल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पे लेवल 5 की, 29,200 से 92,300 तक में इसमें पोस्ट है। इसमें सीएनजी के अंडर में ऑडिटर मांग रहे हैं, ग्रुप सी 18 से 27 साल है यहाँ पे। ठीक है, पे लेवल 5 में जितने भी पोस्ट हैं सब में 18 से 27 साल है, और पे लेवल 4 में भी जितने भी पोस्ट हैं सब में 18 से 27 साल है। ठीक है, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ एज। ठीक है, पे लेवल 4 अब मैं बात कर रहा हूँ। ऑडिटर इसमें मांग रहा है ऑफिसर अंडर सीजीडीए, ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है। ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री, ग्रुप सी है। अकाउंटेंट ऑफिसर्स अंडर सीएनजी, ठीक है, सीएनडीजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में, ग्रुप सी का पोस्ट है। अकाउंटेंट मांग रहा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, ग्रुप सी का पोस्ट है। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंट लेवल मांग रहा है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ग्रुप सी। पे लेवल अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसमें जो जो वैकेंसी है वो है ग्रुप सी के हैं सारे के सारे, और 18 से 27 साल की एज है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको पोस्ट और डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, सारे पोस्ट ग्रुप सी के हैं और सारे 18 से 27 साल है। इसमें सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक होती है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, और टैक्स असिस्टेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सीबीआईसी में। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मांग रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों में। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मांग रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, है ना, ये मांग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्री अदर देन सीएससीएस कैडरे। ठीक है, और पोस्टल असिस्टेंट या सर्टिंग असिस्टेंट मांग रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके वैकेंसीज थे। ये वैकेंसीज जो है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगर हम टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें कि कितनी पोस्ट हैं टोटल, तो देयर आर अप्रॉक्स 7,500 वैकेंसीज, राइट। ठीक है, ये वैकेंसीज आगे चल के कम ज्यादा हो सकते हैं, बट टेंटेटिव 7,500 पोस्ट है जो वैकेंसीज निकले हैं 7,500 लोगों के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन अगेन SC, ST, बैकवर्ड, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, ये सारे के सब लोगों को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, वैकेंसीज फॉर ESM आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ ग्रुप सी में वैकेंसीज हैं। ठीक है, और बाकी में उनकी रिजर्वेशन नहीं है। ESM मतलब एक्स सर्विसमैन होता है, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। EWS अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जनरल कैटेगरी के लिए मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें क्या होता है कि आपको एक, जैसे अगर आप यूपी में है या अदर स्टेट में, तो इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ हैसियत प्रमाण पत्र आपको देना होता है प्रमाण पत्र के साथ। ठीक है, हैसियत प्रमाण पत्र मतलब होता है कि आपके पास टोटल 8 बीघा से कम खेत हो, और टोटल आपकी फैमिली इनकम जो भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, 3 लाख या 4 लाख कटते बढ़ते रहते हैं, इससे कम हो साल का, और 7-8 बीघा से कम अगर आपका खेत हो, तो आप वहां पे एक हैसियत प्रमाण पत्र बना के दे सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, EWS। ठीक है, तो ये सामान्य जाति के लोग जो भी हैं, ब्राह्मण क्षेत्रीय जो भी हैं, वो बनवा सकते हैं और अपना इसी कोटे के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये EWS होता है, और ESM होता है आपका एक्स सर्विसमैन जो मिलिट्री वगैरह से रिटायर्ड है। ठीक है,
अब नेशनलिटी की बात करते हैं, ठीक है। नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन मस्ट बी ऑफ इंडिया, इंडिया का हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि सारे एसएससी के नोटिफिकेशन में रहते हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया जिसको हम पहले तंजानिका और जंजीबार कहते थे, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज से आए हुए लोग जो परमानेंटली इंडिया में सेटल होना चाहते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरीज 4.1.2, 3 and 4 above shall be person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो इंडिया के अलावा जो बाहर के लोग हैं उनके सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट इश्यू होती है, वो उनके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें तो मैंने आपको पोस्ट के डिटेल में ही बता दिया है, 18 से 27 साल है ग्रुप सी के लिए, और बाकी कुछ पोस्टों के लिए 20 से 30 साल है, 18 से 30 साल है और 18 से 32 साल है। अब ये पोस्ट काउंट कैसे होंगे एजेस वो मैं बता देता हूँ। तो 18 से 27 साल के लिए जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, इसका जो है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अगस्त 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए। 20 से 30 साल के लिए 2 अगस्त 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। जिन पोस्ट के सामने लिखा है 18 से 30 साल, उसमें अगेन आपका 2 अगस्त 1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का भी जन्म नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 18 से 32 साल में 2 अगस्त 1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और बाद में 1 अगस्त 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बता दिया। अब बात करते हैं रिजर्वेशन वाले लोगों को एज में जो रिलैक्सेशन मिलती है। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है, रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल है। पीडब्ल्यू में जो बीडी एससी एसटी है उनको 15 साल है, पीडब्ल्यू में बीडी 13 साल है, ओबीसी वालों के लिए पीडब्ल्यू बीडी अनरिजर्व के लिए 10 साल है, ठीक है। और उसी तरीके से ग्रुप सी के पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन 40 की उम्र तक वो लोग कर सकते हैं। एससी एसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज तो 45 की एज तक कर सकते हैं। विडोड वुमन है तो 35 की एज तक कर सकते हैं जो रीमैरिड नहीं करी है, और अगर वो रीमैरिड नहीं है और एससी एसटी में तो 40 की एज तक भी वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसके लिए चाहिए हमें बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। बीए बीकॉम या जो भी है ग्रेजुएशन वो तो चाहिए ही चाहिए, बट इसके साथ डिजायरेबल है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर एमकॉम हो, या फिर एमबीए हो, ठीक है, फाइनेंस में, या फिर मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने एमबीए कर रखा हो, ठीक है। ये डिजायरेबल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है बट डिजायरेबल है। अगर ये है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ब्रांचेस फॉर कंफर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। उसी ब्रांच में जो है इनको एक क्वालिफिकेशन एग्जाम भी देना होगा, ठीक है, जो अगर डायरेक्ट रिक्रूट कोई हो रहा है तो, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। अगर आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अगर आप हो तो 12वीं में मैथ में आपका कम से कम 60% मार्क होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपकी स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, ठीक है, स्टैटिक्स अगर आपने ग्रेजुएशन में ले रखी है तो उस केस में आपका 12th का मार्क्स नहीं देखा जाएगा। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 year और ऑल द 6 semester इन ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए ग्रेजुएशन में आपके सारे सेमेस्टर और सारे या फिर सारे ईयर में स्टैटिक्स एक आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते।
अब रिसर्च असिस्टेंट की हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट में, इसके लिए बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपने 1 साल एज अ रिसर्च फेलो काम किया है तो ये डिजायरेबल है, ठीक है। या फिर डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लॉ में या फिर ह्यूमन राइट्स में आपने डिग्री ले रखी हो, ग्रेजुएशन ले रखी हो, तो ये और भी अच्छी बात है। इसके अलावा ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। The candidate who have appeared in their final year of their graduation can also apply. However, they must possess essential qualification on or before the cutoff of 1 अगस्त 2023। अगर आपने अप्रैल में, मई में या जून में एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट आपका उसका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2023 से पहले आ गया हो, ऐसा कर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हम ना अर्ली रिजल्ट अप्लाई करने के लिए कह सकते हैं। जैसे किसी का एक सब्जेक्ट रह गया, उसने एक का बैक दिया है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एक फॉर्म भर के मामूली सा फीस देकर, इवन इग्नू में भी है ना, अर्ली डिक्लेरेशन के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज आपको जल्दी भी रिजल्ट दे देती हैं, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करिए। ये सब चीजें ना चुपचाप बैठने की नहीं होती कि चलो जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, नहीं आया मेरा तो 1 अगस्त तक, मेरा तो किस्मत खराब था, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, बात करिए, तो कई बार जो है यूनिवर्सिटीज आपका रिजल्ट जल्दी भी बना देगी, ठीक है। बट आपको वहां उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई ssc.nic.in खोलना है, ठीक है। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो आप भर दीजिए। पोस्ट की मैंने सारी डिटेल आपको बता ही दी है, ठीक है। सारे जो पोस्ट आपको ठीक लगे, जो आपका एज के हिसाब से है, और कुछ पोस्ट में आपके डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो भी अगर आपकी है तो आप उसमें अप्लाई करिए, नहीं तो बाकी जो पोस्ट है उसके बाद आप लोग उसमें अपना फोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट डेट का वेट मत करिए, ठीक है। आप लोगों को जब भी टाइम मिले 2 दिन 3 दिन में इसको अप्लाई करके तरीके से अपना टाइम में करिए, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा रस होता है। साइट अभी से नहीं चल रहे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर अभी से नहीं फिलअप हो पा रहा है, तो लास्ट डेट में तो सोचना ही बेकार है। तो बेटर यही है कि आप लोग इसको ना अभी से टाइम से फिलअप करके ख़त्म करिए, ठीक है। अगर हम फी पेबल की बात करें तो 100 रुपये लगते हैं जनरल लोगों के लिए। वुमेन्स, SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, इन सब का फी वेव्ड है, ठीक है। फी हम लोग भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माएस्ट्रो, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर SBI के ब्रांचेज में चालान जनरेट करके जमा करा सकते हैं, ठीक है। आजकल तो वैसे भी सब ऑनलाइन कर ही लेते हैं, तो SBI में इतना भीड़ होता है तो ज़रूरत ही क्या है उसमें करने की। बट अगेन फिर भी आपके पास कुछ भी साधन नहीं है, UPI, पेटीएम कुछ भी नहीं है, तो आप लोग SBI में जाके भी चालान भर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन विंडो 7 मई से 8 मई तक खुलेगा। 8 मई को 11 बजे तक के लिए, रात के लिए खुलेगा। तो अगर आपसे कुछ भी गलती हो गई है तो आप वो करेक्शन विंडो में जाके कर सकते हैं। कमीशन विल लिवाई और यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन, ठीक है। अगर आप कुछ भी करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जितनी बार भी करेक्शन करेंगे 500 रुपये पर करेक्शन के हिसाब से आपको देने होंगे। तो बेटर यही है कि 100 रुपये के फॉर्म में आप 200 रुपये करेक्शन देंगे, 500 फिर अगली बार देंगे। तो बेटर यही है कि आप लोग फॉर्म ही इतने अच्छे से भरिए कि आप लोगों को उसके लिए बार बार करेक्शन करना ही ना पड़े। करेक्शन फी अगेन भीम, नेट बैंकिंग, रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जा सकते हैं। इसमें आपका SBI का जो चालान है वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो सेंट्रल रीजन जिसमें आपका बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, इसमें आप भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इन जगह पे आप दे सकते हैं, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर उड़ीसा है ना, बहरामपुर उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, बुर्दवन, दुर्गापुर, कल्याणी, कलकत्ता और शिलीगुड़ी, इन सब जगह पे आप ईस्टर्न रीजन में एग्जाम दे सकते हैं। कर्नाटका रीजन की अगर हम बात करें, जिसमें लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल आता है, KKR रीजन की बात करें तो बेलागवी, बेंगलुरु, हुबली, कालाबुर्गी है ना, मंगलुरु, मैसूरू, शिवमोग्गा, उडुपी, इर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोडे, थ्रिशूर और तिरुवनंतपुरम, इन सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब जगह पे आप सेंटर ले सकते हैं। मध्य प्रदेश, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों शामिल है, इसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इन सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। NER, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा
है। इसमें अगर हम बात करें तो ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर, है ना, चौरा चंदपुर, इम्फाल, उखरुल, सीलंग, आइजवाल, दीमापुर, कोहिमा और अगरतला, इन सब जगह पे हम कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न रीजन दिल्ली कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सीकर, इन सब जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन NWR की बात करें, जिसमें आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आता है। तो इसमें आपके चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर और पटियाला, ये सारे रीजन्स हैं। साउदर्न रीजन्स की बात करें, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना है। इनमें आपका चिराला, गुंटूर, काकीनाडा, कुर्नूल, नीलोरे, राजामुंद्री, तिरुपति, विजयनगरम, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, पांडुचेरी, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, तिरुचिरपल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, ये सारे एग्जाम सेंटर है। वेस्टर्न रीजन जिसमें आपका दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र है। इसमें आपका पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक और पुणे, ये सब सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपना फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्म आप भरते हुए आप इन सेंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से, जो आपके घर से नज़दीक हो। ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी में रहते हैं या यूपी का आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यूपी का ही सेंटर लें। आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास में जो सबसे नज़दीक आपका सेंटर पड़े आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिस भी रीजन में आप भर रहे हैं, जैसे आपने वेस्टर्न रीजन में सेंटर भरा है या नॉर्दर्न रीजन में भरा है, तो इसके ना अलग अलग रीजन के अलग अलग वेबसाइट हैं। जैसे वेस्टर्न रीजन का है sscwr.net, ठीक है। साउदर्न रीजन का है www.sscsr.gov.in, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन NWR जिसमें चंडीगढ़ वगैरह आता है, इसका है sscnwr.org। नॉर्दर्न रीजन जिसमें आपको हमारी दिल्ली आती है, इसका है sscnr.nic.in। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है sscner.org.in, है ना। मध्य प्रदेश की है sscmpr.org। कर्नाटक केरल की है ssckkr.kar.nic.in, है ना। इसी तरीके से सेंट्रल रीजन ईस्टर्न रीजन की है sscer.org और सेंट्रल रीजन की ssc-cr.org, ठीक है। ये अलग अलग रीजन अलग अलग कंपनी को दे रखा होगा, तो अलग अलग इनका, किसी का government.in है, किसी का org, किसी का nic.in है। तो आप अपने रीजन में ही जाके एडमिट कार्ड और आगे जो भी आपके इंटरव्यूज के डेट, जो भी डेट शीट जो भी आएगा ना, वो आपके अपने रीजन में ही आएगा। ssc.nic.in में आप सिर्फ अप्लाई करेंगे, उसमें एक टेंटेटिव डेट्स आ जाएंगे, उसके बाद जो एक्चुअल डेट होगा, कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाएगा कि आपका इतने तारीख से इतने तारीख तक एग्जाम है। बट वो एडमिट कार्ड के लिए आपको अपने रीजनल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा आपका एग्जाम किस तारीख को है। और क्योंकि एसएससी का जो मेन साइट है वो विंडो देती है कि 7 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में एग्जाम होने हैं, तो 7 से 25 के बीच में कौन से दिन में आपको रीजनल वेबसाइट में आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, उसमें लिखा रहेगा, टाइमिंग वगैरह लिखा रहेगा, सारा चीज़ वो आपको रीजनल वेबसाइट में मिलेगा। अगेन फिर आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपके फिर ssc.nic.in में ही आएगा, ठीक है। मोटा मोटी जो है आप दोनों ही साइट विजिट करते रहें, बट एडमिट कार्ड के लिए श्योर रहें कि वो जो है आपका 100% रीजनल वेबसाइट में ही आएगा। बहुत लोग ssc.nic.in में ढूंढते रह जाते हैं, फिर मिलता नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान भी रखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं, है ना, और दिल्ली में फॉर्म डाल देते हैं, बट पता नॉर्दर्न में ही दिल्ली आता है, मान के चलो वेस्टर्न रीजन में डाल दिया, है ना, अपने जो परमानेंट एड्रेस है उस रीजन में डाल दिया, और बाद में भूल गए, फिर कह रहे हैं जी SSCNR में हमने चेक कर लिया, हमें रोल नंबर भी याद नहीं है, हम सर्च कर रहे हैं नेम फादर्स नेम से तो मैच नहीं हो रहा, हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो ऐसी गलती ना करें, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रख लें एक बार आपका फॉर्म भर जाता है तो। एक बार आप जो एग्ज़ाम सेंटर भर देंगे वो किसी भी हालत में आप चेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ध्यान रखें। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टायर 1 और टायर 2, ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम आपको पहले फेस करना होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा, ठीक है। टायर 1 में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आप टायर 2 में जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टायर 1 में है क्या। टायर 1 में आपको 1 घंटा मिलेगा अगर आप स्क्राइब कैंडिडेट हैं, जो 7 जो पिछले पैरे में बताया, जैसे विकलांग वगैरह या दिव्यांग जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट मिलता है। अदरवाइज आपको विजुअली चैलेंज आप नहीं है तो आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा।
25 नंबर 25 हर सेक्शन से चार सेक्शन से 100 क्वेश्चन आएंगे और सारे सेक्शन के आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपको 25 क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपको 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.50 मार्क्स आपका कटेगा। ध्यान रखिए 25 क्वेश्चन के 50 मार्क्स और कटेंगे आपका 0.50, यानी 1/4 कट रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 1/4 आपका कट रहा है नेगेटिव मार्किंग में। तो उससे आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने में ईजी हो जाएगा कि किस टाइप से क्या है। टायर 2 में आपका क्या होगा, देखो सेक्शन 1 में आपका जो होगा पेपर 1 होगा वो आपका 2 घंटे और 15 मिनट का होगा सेशन 1 में। ठीक है। 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, आपको 2 सेक्शन मिलेगा। पहले सेक्शन में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज रहेगा 30 क्वेश्चन, मार्क्स होगा 60 × 3 है ना 180, मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन। तो 30 और मैथ के 30 रीजनिंग के मिला के 60 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होगा आपका 180। सेक्शन 2 में आपका होगा इंग्लिश 45 नंबर का और जीए जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, टोटल हो गया 70 का आपका इंटू 3 करेंगे तो 210 नंबर हो गया है ना। तो आपका ये हो गया 2 और 1 3 390 नंबर का टोटल पेपर 1। ठीक है। सेक्शन 3 में अगर आपका पेपर 1 में ही सेक्शन 3 में अगर हम आ जाते हैं तो आपका मॉड्यूल 1 कंप्यूटर का होगा, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स होगा, 60 नंबर आपको मिलेगा। और सेक्शन 3 में आपको मिलेगा डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क मिलेगा आपको। ठीक है। 20 मिनट 15 मिनट आपको इसमें समय मिलेगा 15 मिनट का। अब आ जाते हैं पेपर 2 अगर आप एप्लीकेबल हो तो। ठीक है। ये स्टेटिक्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 नंबर का ये भी होगा, 2 आवर फॉर ईच पेपर, राइट। तो टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1, 2 एंड 3 इन सेपरेट शिफ्ट। ध्यान रखें। ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में होगा, वो अभी बहुत दूर की बात है, तो हम जब आप थोड़े दिन बाद उसको डिस्कस कर लेते हैं टायर 2 में क्या होना है। पहले तो आपको टायर 1 की तैयारी करनी है। ठीक है। पेपर 1 जो टायर 2 का होगा उसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस अलग चीज़ है और जनरल अवेयरनेस अलग चीज़ है। जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं और जनरल इंटेलिजेंस में मैथ और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। मैथ से थोड़े डिफरेंट, लॉजिकल पैटर्न वगैरह जो हो गए है ना। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो गया और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हो गया। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। बाकी हम डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। अब टायर 1 की हम बात करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखें इसमें आपके पास वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस एज एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंस शेप, विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic reasoning etc. है ना। इसमें आपका जो और टॉपिक आते हैं वो सिमेंटिक एनालॉजी आ जाता है ना, नंबर एनालॉजी आ जाता है, फिगरल एनालॉजी आ जाता है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आ जाता है, फिगरल क्लासिफिकेशन आ जाता है, नंबर सीरीज आ जाते हैं है ना, सिंबॉलिक ऑपरेशन आ जाता है, ट्रेंड एंड स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन आ जाता है, वेन डायग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है ना। और आपका फोल्डिंग अनफोल्डिंग आ जाता है, फिगरल पैटर्न एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, EI है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो ये हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डिटेल सिलेबस का एक अलग वीडियो हमारा आएगा 1 घंटे 1.5 घंटे का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बाकी अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल में बता भी देंगे। ठीक है। अब आपका GA आ गया। इसमें आपसे जो भी करेंटली रिलेटेड आपका इंडिया और बाहर आसपास के जो भी देश हैं उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन जनरल पॉलिटी और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो भी है डे टू डे क्वेश्चन हैं वही आपसे GA में पूछा जाएगा। अगर हम इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की बात करें तो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में ये देखा जाएगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश कैसी है, राइटिंग एबिलिटी कैसे है ना, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें जो चीज़ें आपसे पूछा जाएगा और यह आप नोट कर लीजिए। मैथ का जो सिलेबस है
ठीक है। इसमें आपका होल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट पार्टनरशिप बिजनेस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, सर्कल एंड इट्स सॉर्ट्स हैं, टेंजेंट एंगल सब्सटेंडेड बाय सॉर्ट्स ऑफ अ सर्कल कॉमन टेंजेंट और टू और मोर सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप, राइट रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगल और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियस मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राम एंड बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आपकी इंडिकेटिव हैं। ठीक है। टायर 2 का क्या सिलेबस है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, टायर 1 के लिए भी बनाएंगे। ठीक है। उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे इनके डिटेल सिलेबस में। अगर हम कंप्यूटर सिलेबस सेक्शन 3 की अगर शॉर्ट में बात करें तो CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स है ना, कितने पोर्ट वगैरह होते हैं उसमें, पोर्ट लगते हैं ना, सिम पोर्ट नहीं है ये, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट और ईमेल के बारे में और बेसिक नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा, है ना। स्टैटिक का सिलेबस अगेन बहुत डिटेल्ड है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। उसी तरीके से जनरल स्टडीज़ का भी हम आपके लिए अलग वीडियो ही बनाएंगे। इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, इसके लिए भी जो टायर 2 के सारी चीज़ें हैं उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये एक जनरल नोटिफिकेशन में आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, तो इसमें टायर 2 का सिलेबस का अभी बताने का कोई रोल है नहीं। ठीक है। अब इसके बाद हम IDs की बात कर लेते हैं, आपको क्या ID लेके जानी है। ठीक है। आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ आधार दोनों चलता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कलर आधार कार्ड लेके जाइए आप लोग, है ना, लैमिनेट वगैरह करवा के बढ़िया से, क्योंकि बहुत लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि सर हम प्रिंट आउट ले गए थे ब्लैक एंड वाइट या आधार का प्रिंट आउट ले गए थे, वो लोग मान नहीं रहे थे, तंग किया, तो मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं, बट ऐसा बच्चे कहते हैं। तो बेटर यही है कि आप लोग छोटी सी चीज़ के लिए क्यों वो करते हैं, लैमिनेट करा के अपना ले जाइए। आजकल आधार वैसे भी सबके पास रहता ही है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज के जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो, या फिर एम्प्लॉयर ID कार्ड, एक्स सर्विसमैन का अगर है तो डिस्चार्ज बुक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो देती है, और या कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ID कार्ड जिसमें आपका फोटो है वो लेके जाएं। ठीक है। If photo identity card does not have the date of birth printed on it, then candidate must carry an additional original document. Example: matriculation certificate, mark sheet issued only by CBSE, ICSC, state board, birth certificate, category certificate in proof of their date of birth. ठीक है। In case of mismatch in date of birth mentioned in the admission certificate and photo ID certificate brought in support of DOB, the candidate will not be allowed to appear. अगर आपके ID में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है। अगर दोनों मैच नहीं करती है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको आधा 1 घंटा पहले ही अंदर जाना होता है और ये सारी चीज़ें आपको अंदर चेक करानी होती है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड के और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड की भी है कुछ पोस्ट के लिए। वो पोस्ट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है। इनमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, है ना, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जिसमें आपका इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज CBIC के अंडर में, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC, इंस्पेक्टर CBN, सब इंस्पेक्टर CBN मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन NCB MHA के अंडर में, सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA। इनके लिए ना आपको अलग से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह भी देना होता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप ये पोस्ट को प्रेफरेंस में डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आपके कंडीशंस भी होने चाहिए। ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। और क्या क्या आपको देने होंगे: मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर आप PWD वगैरह हैं तो उसके सर्टिफिकेट, EWS है तो उसके सर्टिफिकेट। ठीक है। ये सारे आप दे दें। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो टायर 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2 मॉड्यूल 1, सेक्शन 2। ठीक है। ये सारे के सारे के लिए जो पासिंग मार्क्स है UR मतलब अनरिजर्व के लिए 30% है, OBC और EWS के लिए 25% है ना। OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, EWS जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि EWS क्या होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 25% है, बाकी कैटेगरीज के लिए 20% है। बाकी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़ोटो वगैरह कैसे छोटा करना है, वो सारी चीज़ें, अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछें, हम आपको बता देंगे, है ना। अलग से मेल पे भी बता देंगे या कॉल करके भी बता देंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। 20 से 50 KB के फ़ोटो चाहिए होते हैं। ठीक है। और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB चाहिए होता है। ठीक है। बाकी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है।
बाकी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा फ़ोटो जब आप खींचेंगे ना तो फ़ोटो में चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी शक्ल ना दिख रही हो, या मतलब क्या नाम है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आपने एक कागज़ के ऊपर रख के खींच दिया जिससे छोटा सा फ़ोटो बन गया, ये सारे फ़ोटोज़ आगे चल के रिजेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मल आपका फ़ोटो होना चाहिए, पूरे फ़ोटो में पूरी फेस, थोड़ी सी आपका चेस्ट वगैरह थोड़ा सा दिख रहा हो, है ना। नॉर्मली आपका चेहरा एकदम साफ़ सुथरा पहचानने में आ रहा हो, कोई कैप ना हो, कोई चश्मा ना हो, ठीक है। उसी तरीके से सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर आता है ना। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आपको डिटेल सिलेबस बताएंगे, फिर उसके अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको एक्चुअल में तैयारी कैसे करना है। वो दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग हम लोगों को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तभी ये अगले वीडियोस बनाने का मन करता है। लाइक कर दीजिए वीडियोस को, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना, और वीडियोस को पूरा देखा करिए। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।